आज बच्चों हम बात कर रहे हैं 12th क्लास का लेसन 1 राजनीतिक विज्ञान का कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लेसन 1 कर रहे हैं द्विध्रुवीयता का अंत। फिर उसके बाद हम बात करेंगे शीत युद्ध की। फिर द्विध्रुवीयता का अर्थ। फिर 1917 के बाद सोवियत प्रणाली क्या थी, राजनीतिक और आर्थिक। मिखाइल गोर्बाचोव के सुधार। और फिर द्विध्रुवीयता का अंत कब और कैसे हुआ, और बहुध्रुवीयता का उदय और नई शक्तियों का उदय, इनके बारे में हम बात करेंगे। अब हम बात करेंगे पहले शीत युद्ध की। शीत युद्ध होता क्या है? शीत युद्ध जो है, इसका अर्थ है कि दो पक्षों के बीच में तनाव बना हुआ है, हर वक्त युद्ध की संभावना है, मगर युद्ध होता नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि कोई फिजिकल लड़ाई नहीं हो रही आपस में। अगर देशों के बीच शीत युद्ध है तो मिसाइलें नहीं चल रही, तोपें नहीं चल रही, कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ तनाव की स्थिति है। और हर वक्त ये संभावना बनी हुई है कि युद्ध हो सकता है। तो ऐसा, इसको हम शीत युद्ध कहते हैं। और ऐसा कब हुआ? 1945 से 1991 तक। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ और दो महाशक्तियां उभर कर आई। उसमें थी एक संयुक्त राज्य अमेरिका और उनके सहयोगी थे, और दूसरी तरफ थे संयुक्त सोवियत संघ और उसके साथी। इनके बीच में राजनीतिक तनाव बहुत ज्यादा था, और ये लोग, इनके वैचारिक मतभेद थे, इसलिए तनाव था। और सैन्य प्रतिद्वंद्विता, और ये लोग अपनी अपनी सेना की शक्तियों को बढ़ाने में बहुत खर्च कर रहे थे। और वैचारिक संघर्ष भी था, यानी उनका संघर्ष तीन प्रकार के थे, सैन्य के थे, राजनीतिक तनाव भी था और वैचारिक मतभेद भी थे। इस वजह से इन दोनों के बीच हमेशा तनाव बना रहता था, और ये तनाव बना रहा 1945 से 1991 तक। 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो दो शक्तियां, महाशक्तियां उभर कर आई, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। इनसे दो महाशक्तियों के बीच बड़े पैमाने पर सीधी लड़ाई नहीं हुई, यानी आपस में ऐसी जैसे मैंने बताया कि तोपें गोलियां वगैरह नहीं चली, फिजिकल कोई फाइट नहीं हुई। लेकिन संघर्ष मुख्य रूप से वैचारिक था, विचारों में मतभेद थे। एक तरफ था अमेरिका, जिसने पूंजीवाद को अपनाया था और लोकतंत्र को अपनाया था। पूंजीवाद का अर्थ ये होता है कि जहां पर सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र साथ साथ काम करते हैं, चाहे व्यापार हो चाहे उत्पादन हो। और लोकतंत्र का अर्थ है कि लोगों द्वारा चुनी गई सरकार होती है। और दूसरी तरफ जो यूएसएसआर था, यानी सोवियत संघ था, वो थे साम्यवाद और तानाशाही। वो तानाशाही में विश्वास करते थे, उनमें मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं था, यानी बहु पार्टी सिस्टम नहीं था, जैसे हिंदुस्तान में है, कांग्रेस है, बीजेपी है और बहुत सारी पार्टियां हैं। वहां पर सिर्फ एक पार्टी के नेतृत्व था। और वहाँ साम्यवाद था, यानी कि वहां पर ना तो पूंजीवाद था की जगह समाजवाद था, यानी वहां पर निजी संपत्ति नहीं थी और निजी लोगों को अधिकार नहीं था कि वो व्यापार करें। तो सारा आर्थिक जो नियंत्रण था वो सरकार के हाथ में था। और वो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते थे, वो तानाशाही में विश्वास करते थे। एक पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, जो तानाशाह थी, और उनको उनका विरोध करने वाला कोई नहीं था। इसमें हथियारों की दौड़, विशेष रूप से परमाणु हथियार, अंतरिक्ष प्रतिस्पर्धा, जासूसी प्रचार, सदम युद्ध जैसी बातें शामिल थी। इसका क्या मतलब है कि क्यों दोनों ही महाशक्तियां थी, चाहे वो संयुक्त राज्य अमेरिका हो चाहे सोवियत संघ हो, तो एक दूसरे से अपने आप को बेहतर बताने के लिए वो उनमें हथियारों की दौड़ लगी, परमाणु हथियार बनाने लगे। एक ने एक बनाया तो दूसरे ने दो बना लिए। और अंतरिक्ष प्रतिस्पर्धा थी, और बहुत सारे जो है प्रॉक्सी वॉर कहते हैं। छद्म युद्ध मतलब डायरेक्ट रूप से शामिल किसी भी युद्ध में ना होना, लेकिन जो युद्ध कर रहे हैं उनकी सहायता करना। शीत युद्ध 1991 में सोवियत संघ के पतन के साथ समाप्त हुआ। तो ये कब तक चला? 1945 से 1991 तक। और उसके बाद ये शीत युद्ध समाप्त हुआ 1991 में।
और ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में हम अगली स्लाइड में देखेंगे। 1917 के बाद सोवियत व्यवस्था क्या थी? यानी सोवियत संघ में 1917 में क्रांति आई और सरकार बदल गई। और फिर कौन सी हुई? सत्तावादी राजनीतिक संरचना। नई सरकार ने कैसी सरकार बनाई वो देखते हैं। बहु राजनीतिक दलों की कमी। तो बहुत सारे राजनीतिक दल नहीं थे, केवल एक दल था, बाकी कोई अपनी राजनीतिक पार्टी नहीं बना सकता था। तो एक ही दल था और वो बहुत ही रिजिड था, कठोर था, उनके नियम बड़े कठोर थे। और इस वजह से, क्योंकि एक ही पार्टी थी और उनको अपोज करने के लिए कोई नहीं था, उनका विरोध करने के लिए कोई नहीं था, तो इसलिए वहां पर भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया। और इस तरह से जो वहां पर गणराज्य थे उनके, यानी कि 15 थे, उनके बीच राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू हो गया, क्योंकि लोग बहुत असंतुष्ट थे सरकार से। यूक्रेन, बाल्टिक राज्यों और काकेशस क्षेत्रों में बढ़ते राष्ट्रवाद ने केंद्रीय सत्ता को चुनौती दी। तो इन राज्यों ने, जो सोवियत संघ के ही थे, इन्होंने अपने लिए आजादी की मांग करी और केंद्रीय सत्ता को चुनौती दी। मार्क्सवादी विचारधारा ने आवश्यक राजनीतिक और आर्थिक सुधारों का विरोध किया, क्योंकि एक ही पार्टी थी और वो बहुत, उनके नियम कठोर थे। वो किसी भी आर्थिक सुधार या राजनीतिक सुधार में विश्वास नहीं करती थी और उन्होंने लोगों के सुझावों को नहीं माना। पूर्वी यूरोप में कम्युनिस्ट शासन का पतन हो गया 1989 में। तो जितने भी उनके साथ में साथी थे, वहां पर ये 1989 तक ये कमजोर पड़ गए। सैन्य हस्तक्षेप जैसे राजस्थान जैसे महंगे और राजनीतिक रूप से अलोकप्रिय थे। तो जो सोवियत संघ था, उसने कई युद्ध लड़े, जो सीधे नहीं लड़े मगर प्रॉक्सी वॉर जिसे कहते हैं, अफगानिस्तान में पड़े, वो बहुत महंगे पड़े और लोगों ने इसका विरोध किया। राजनीतिक उदारीकरण ने अनजाने में आलोचना और स्वतंत्रता की मांग को तेज कर दिया। अब हम कर रहे हैं इनकी आर्थिक व्यवस्था, सोवियत संघ की आर्थिक व्यवस्था। इन्होंने केंद्रीय योजना, रोज प्लान यानी प्लान्ड इकोनॉमी को अपनाया। लेकिन क्या था कि कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं था, यानी निजीकरण नहीं था। तो इस वजह से सिर्फ केंद्र पर सारा भार पड़ गया आर्थिक व्यवस्था का, जो सक्षम साबित नहीं हुई और देश में बर्बादी हुई। उपभोक्ता वस्तुओं की कमी हो गई, क्योंकि वो लोग, सिर्फ सरकार ही उत्पादन कर रही थी, इन्वेस्टमेंट कर रही थी, सब कुछ सरकार कर रही थी। तो जैसे पेंसिल से लेके हथियारों तक सभी सरकार बनाएगी। तो उपभोक्ता वस्तुओं की कमी हो गई और लोगों का जीवन स्तर जो है बहुत घट गया। सैन्य खर्च पर अत्यधिक जोर, सिर्फ सेना पर वो खर्च कर रहे थे, क्योंकि अमेरिका से प्रतिस्पर्धा थी। अमेरिका से मुकाबला करने के लिए उन्होंने अपने जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा रक्षा क्षेत्र में लगाया, हथियारों की होड़ में लगा दिया। हथियारों की होड़ किससे थी? अमेरिका से। सैन्य क्षेत्र के बाहर नागरिक उद्योगों और तकनीकी नवाचार की उपेक्षा की। यानी कि सैन्य क्षेत्र को तो बढ़ावा दिया, लेकिन नागरिक उद्योग थे, उनमें कोई तकनीकी विकास नहीं हुआ, यानी नई तकनीकों का उपयोग नहीं हुआ। औद्योगिक उत्पादकता में गिरावट, जब सारा पैसा सेना पे खर्च किया जाएगा, हथियारों पे खर्च किया जाएगा, तो और उद्योगों पर खर्च नहीं, कम किया गया। कृषि, ऊर्जा विनिर्माण जैसे प्रमुख क्षेत्रों में ठहराव हो गया, विकास नहीं हुआ। पश्चिमी देशों की तुलना में पुरानी तकनीक, अमेरिका अपनी नई तकनीकों का इस्तेमाल कर रहा है, ये अपनी पुरानी तकनीकों का इस्तेमाल करे, तो विकास कैसे होगा? शीत युद्ध का आर्थिक बोझ, अब शीत युद्ध चल रहा है, यानी कई देश आपस में लड़ रहे हैं। तो ये छद्म युद्ध, यानी कि वास्तव में डायरेक्ट कोई युद्ध नहीं कर रहा है, लेकिन उन लोगों का साथ दे रहा है जो युद्ध कर रहे हैं। तो इससे क्या हुआ कि इनके संसाधन जो है खत्म हो गए। अंतरिक्ष और परमाणु हथियारों में अमेरिका के साथ प्रतिस्पर्धा में आर्थिक रूप से अस्थिर थी। तो अमेरिका तो आगे बढ़ गया और ये पिछड़ गए। कृषि की विफलताएं, खराब योजना, अच्छी योजनाएं नहीं थी। और सामूहिक कृषि, अब मतलब ये सामूहिक कृषि क्या था कि बड़ी सी एक कृषि क्षेत्र ले लिया, उसमें सब मिलके कार्य करते थे और मिलकर ही उनको वेजेस या मजदूरी बांटी जाती। ये असक्षम साबित हुए और पुरानी
जो स्थिति थी उसमें भोजन की कमी हो गई। बाजार तंत्र को एकत्रित करने में असमर्थता। आर्थिक सुधारों के प्रयास से बहुत कम हुए और बहुत देर से हुए। अब हम बात करें द्विध्रुवीयता का अर्थ क्या है। अभी पहले भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया ही था। ये वह स्थिति जिसमें विश्व राजनीतिक दो महाशक्तियों के आसपास केंद्रित होता है। द्वि मतलब दो, तो दो महाशक्तियां उभरी थी। कब? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, यानी 1945 के बाद। और ये लोग जो थे वैश्विक मामलों में एक दूसरे से अपने आप को बेहतर और ऊंचा साबित कर रहे थे और ज्यादा प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे। यानी अमेरिका और सोवियत संघ दोनों वैश्विक मामलों में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहते थे। इस प्रणाली में पूरी दुनिया दो विरोधी गुटों में या ध्रुवों में बटी थी। तो दो गुट थे, एक तरफ था सोवियत संघ और दूसरी तरफ था संयुक्त राज्य अमेरिका। और इनके अपने अपने गुट थे, अलग अलग देशों से इन्होंने गुट बना रखे थे। द्वितीय विश्व युद्ध 1945 के बाद विश्व में दो महाशक्तियां उभरी। संयुक्त राज्य अमेरिका, जो पूंजीवाद और लोकतंत्र और उदारवाद में विश्वास करता था, और सोवियत संघ, जो कि साम्यवाद, समाजवाद और केंद्रीकृत शासन का प्रतीक था। ये हमने पिछले स्लाइड में भी समझाया था। दोनों ने अपने अपने समूह बना लिए थे, यानी वो अकेले नहीं थे, उन्होंने समूह बनाया था। पश्चिमी ब्लॉक था एक, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का था, और उसमें नाटो देश थे। कौन से नाटो? बहुत सारे देश हैं, अभी हम देखेंगे नक्शा, उसमें दिखाएंगे। और पूंजीवादी और लोकतंत्र, यहाँ पर पूंजीवाद था, यानी सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर काम कर रहे थे। और लोकतंत्र था, लोगों द्वारा चुनी हुई सरकारें थी। पूर्वी ब्लॉक यूएसएसआर, इसने एक वॉर्सो संधि की थी और कम्युनिस्ट देश जो थे ये इनके साथी थे। इस स्थिति को शीत युद्ध की अवधि 1945 से 1991 की द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था कहा जाता है। अब हम इसको, जो ये दो महाशक्तियां था और इनके जो साथी थे, वो देखिए। ये जो पिंक वाला है वॉर्सो पैक्ट, ये यूएसएसआर का था, सोवियत संघ। ठीक है, ये इनके साथी थे। पोलैंड है, चेकोस्लोवाकिया है, रोमानिया, बल्गेरिया, ये सब। और ये जो ग्रीन से दिखा रहा है, ये वाले, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के साथी थे। नीदरलैंड्स हो गया, वेस्ट जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया। और ये जो थे, ये थे साम्यवादी, कम्युनिस्ट पार्टी। और इनमें लोकतंत्र वगैरह नहीं था, समाजवाद था। और ये सब लोकतंत्र और पूंजीवादी देश है। ये अमेरिका के साथी और ये सोवियत संघ के साथी। मिखाइल गर्बाचोव जो है, वो सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने। और उन्होंने, क्योंकि बहुत ज्यादा विरोध हो रहा था सरकार की नीतियों का, तो कुछ सुधार लाने की कोशिश की गई। एक था ग्लासनेस्ट। लोगों को सरकार की आलोचना करने, पहले क्या था कि जो कम्युनिज्म था वहां पर और वहां की सरकार थी, लोगों को विरोध करने का अधिकार नहीं था, लोगों को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार नहीं था, है ना। तो इन्होंने क्या किया, मिखाइल गोर्बाचोव ने कुछ हद तक लोगों को अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता दी और सरकार का विरोध करने की स्वतंत्रता दी। इससे क्या हुआ कि जहां वहां पर भ्रष्टाचार बहुत था, उसकी कमियां देश के सामने आ गई। एक है पेरेस्ट्रॉइका, पुनर्गठन। अर्थव्यवस्था में बाजार आर्थिक आधारित सुधार लाने का प्रयास किया गया। यानी कि अब जो है, सिर्फ कम्युनिज्म ही नहीं था, और सिर्फ बल्कि जो निजी क्षेत्र था उसको भी लाने की कोशिश की, और पुरानी अर्थव्यवस्था में बदलाव लाने की कोशिश की गई। लेकिन ये जो उन्होंने बदलाव किए, इससे जो पुरानी अर्थव्यवस्था थी वो भी अस्थिर हो गई, कमजोर हो गई। लोकतंत्रीय प्रणाली, सीमित चुनावी सुधार किए गए और सेंसरशिप को खत्म कर दिया गया, या कहो कम कर दिया गया। तो ये जो सुधार लाए गए, इससे क्या हुआ, इन सुधारों ने कम्युनिस्ट पार्टी की पकड़ को कमजोर कर दिया। कम्युनिस्ट पार्टी अब कमजोर हो गई
राष्ट्रवादी आंदोलन तेज हो गए। पहले ही कहा था कि यूक्रेन और बाल्टिक राज्यों ने विरोध कर रहे थे। उन्होंने क्या किया कि जब ये सुधार लाए गए तो क्या हुआ कि सोवियत संघ जो है 15 देशों में विभक्त होके कमजोर हो गया। लेकिन अब पहले एक दो महाशक्तियां थी, फिर सोवियत संघ का विघटन होने से वो कमजोर हो गया, तो एक महाशक्ति यानी अमेरिका रह गया। लेकिन आज के विश्व में बहुध्रुवीय प्रणाली शुरू हुई, यानी कि इसका क्या मतलब है कि इसमें कई शक्तिशाली देश हो गए। अब एक या दो देश नहीं है जो कि एक दूसरे पे हावी होने के बजाय शक्तियों में साझा करते हैं और उन पर एक दूसरे पर हावी नहीं होते। तीन या तीन से अधिक प्रमुख शक्तियों वाली एक प्रणाली जो वैश्विक मामलों को राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य रूप में आकार देती है। यानी कि ये जो है, अब तीन से या उससे ज्यादा महाशक्तियां हो गई हैं, शक्तिशाली देश हो गए और वो मिलकर राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य रूप में सामने आए हैं। वर्तमान विश्व की व्यवस्था बहुध्रुवी होती जा रही है। अब कौन कौन से देश बहुत ज्यादा राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गए? अमेरिका, चीन, रूस, सोवियत संघ, भारत और अन्य महत्वपूर्ण खिलाड़ी। अब इतने सारे जो है ध्रुवीय शक्तियां हो गई हैं, तो आप ये कहिए कि बहुध्रुवीय प्रणाली हो गई है। अब कोई भी एक शक्ति दूसरे पे हावी नहीं हो सकती। एक राज्य द्वारा प्रभुत्व को रोकने के लिए गठबंधन, अगर कोई देश अपना प्रभुत्व डालने की कोशिश करेगा तो दूसरी शक्तियों से अन्य देश गठबंधन कर लेंगे और शक्ति संतुलन को प्रोत्साहित करेंगे। जटिल कूटनीति और प्रमुख शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा की ओर ले जाता है। बहुध्रुवीय प्रणाली के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि ब्रिक्स देश, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, इन्होंने एक गुट बनाया है। ये एक बहु ध्रुवीय एक उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। ये देश सामूहिक रूप से पश्चिमी शक्तियों के प्रभुत्व को चुनौती देते हैं, क्योंकि मिलके ये काफी शक्तिशाली हो गए, तो ये उनके जो पश्चिमी शक्ति है उनके प्रभुत्व को कमजोर करते हैं। और ये लोग कई आर्थिक गुट बना लेते हैं, राजनीतिक गुट बना लेते हैं और इस तरह से ये अपनी शक्तियों को बढ़ा लेते हैं ताकि जो पश्चिमी शक्तियां हैं वो हावी ना हो। क्षेत्रीय शक्तियां भी हैं। विभिन्न क्षेत्रों में अब मजबूत स्वतंत्र शक्तियां हैं, जैसे कि यूरोप में यूरोपीय एक संघ बना हुआ है, पूर्वी एशिया में चीन, दक्षिण एशिया में भारत और अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका। अब ये जो है ये बहुत प्रभावशाली है और ये किसी भी एक देश को जो संसार की नीतियां हैं, वैश्विक मामले हैं, उनको प्रभावित नहीं करने देते, उन पर हावी नहीं होने देते। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें।